नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आय। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय आय। यह हमारा अध्याय 3 है और ये महेश बड़वाल की बुक से है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखा नेशनल इनकम अकाउंट्स प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों अर्थात उत्पादन, उपभोग एवं वितरण से संबंधित जो व्यवस्थित वितरण रखता है उसे राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा व्यवसाय लेखा के समान ही दोहरी लेखा प्रणाली है, आधार तैयार किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय देखिए कि हमारे देश में कितना उत्पादन हुआ, उसका उपभोग कितना हुआ और किस प्रकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन सब में कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए इसमें वित्तीय राजकोषीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है और बजट वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अब आगे इसमें देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, राष्ट्रीय आय लेखा नेशनल इनकम अकाउंट सिस्टम। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों, उसकी कुल आय, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य द्वारा मापने का उपकरण है। याद रखिएगा, सिंपल डिफिनीशन है। इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े इस प्रकार व्यवस्थित तथा संकलित किए जाते हैं कि लेखों के परस्पर संबंध और लेखों की संरचना विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंध को सरलता से समझा जा सके, तो ये इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली व्यापारिक लेखा प्रणाली के नियमों सिद्धांतों को राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित समूहों की गणना में लागू करने का प्रयत्न करती है। लागू करने क्या करती है? यह प्रयत्न करती है। और हर साल बजट पेश होता है तो उसके अंतर्गत यही सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं वित्त मंत्री के द्वारा। अब राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विवरण। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सर विलियम पेटी, ये नाम रखिएगा, इंग्लैंड के सर विलियम पेटी था फ्रांस के बायल गिलबर्ट के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास 17वीं शताब्दी में ही इंग्लैंड में पेश कर दिया गया था। और कौन थे? पेटी और गिलबर्ट, याद रखिएगा। सर विलियम पेटी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अर्थमेटिक में लिखा है कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का कुल योग होती है। श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का कुल योग होती है, ऐसा उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल अर्थमेटिक में कहा है। और यह पॉलिटिकल अर्थमेटिक के रचनाकार कौन है? पेटी है, याद रखिएगा। 18वीं 19वीं शताब्दी में इस विषय के विकास में प्रयास किए गए और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली समुचित विकास हो गया। क्या हो गया? वहाँ समुचित विकास हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साइमन कुजनेट्स ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया, जिसके लिए उन्हें 1971 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार यहाँ मिल रहा है। अब देखिए, कालांतर में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। कालांतर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। संयुक्त राष्ट्र 1960 तक विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए प्रामाणिक राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास किया। तो याद रखिएगा कि प्रामाणिक राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यहाँ से विकसित हो जाती है। अब देखिए इसमें कुछ डिफरेंसेज हैं, उसको देख लेते हैं क्या है। देखिए, राष्ट्रीय आय लेखा और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली तीनों अलग। राष्ट्रीय आय लेखा और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। तो राष्ट्रीय आय देखिए क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष के उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग होती है। एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग होती है। लेकिन राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और राष्ट्रीय आय में व्यय से संबंधित सांख्यिक विवरण है। मतलब यहाँ पे केवल उत्पादन और सेवाओं का योग लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके व्यय का भी है। और प्रणाली में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली किसी देश को राष्ट्रीय आय लेखा के निर्माण की विधि एवं एक तकनीकी है। याद रखिएगा, बहुत जो डिफरेंसेज हैं इनको जरूर देखना है। कई बार डिट्टो ऐसे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय आय, देखिए हम भी बुक ही रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ बता रहे हैं कि जहाँ से प्रश्न बनेगा। तो कई बार हम बुक पढ़ते हैं लेकिन हम उन प्रश्नों को ध्यान नहीं देते कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, छोड़ना। लेकिन जैसे ये प्रश्न है, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय लेखा था, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, डिट्टो यही डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र प्रदर्शित करती है और राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है। और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समूहों के परस्पर संबंधों को प्रकट करती है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के विकास की सूचक है। राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करती है और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध स्थापित करने की दृष्टि में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को तैयार करती है। तो ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेज है, इसको आप 2 से 3 बार अवश्य पढ़िएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। और अगर आप सिविल सर्विस तैयारी या वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम में लगे हैं तो जहाँ से वनडे आता है वहाँ जो हाईलाइटेड है उस पर ध्यान देना है। और अगर आप ईसीएस मेंस लिखना है तो सारे पॉइंटों का नोट्स आपको अवश्य बनाना है, क्योंकि शॉर्टकट से काम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, किसी भी देश के उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा लोगों को मिलने वाले आर्थिक कल्याण के विषय में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय उत्पादन का अध्ययन किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कहलाता है। इसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। वास्तव में राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह की माप है। अतः राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है न कि संग्रह है। राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह है न कि संग्रह। कई बार देखिए यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है न कि संग्रह है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा। अब देखो, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च पर आधारित होते हैं। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय CSO जो है कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के उत्तरदायी है। तो कई बार यही बता दिया जाता है कि राष्ट्रीय आय हमारे यहाँ प्रकाशित कौन करता है, तो CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये जो हाईलाइटेड है प्रश्न पूछे हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो हाईलाइटेड है ये प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको आप याद रखिएगा। तो सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सहायता से करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सहायता से करता है। अब देखिए, इसमें राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है, उपभोग प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय माइनस मशीनों की घिसावट माइनस व्यय माइनस निर्यात एवं आयात मूल्यों का अंतर, यह नेशनल इनकम में आता है। ये याद रखिएगा कि उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय, अब माइनस में मशीनों की घिसावट व्यय, मतलब मशीनों की घिसावट में जो खर्च आया, फिर इसमें निर्यात एवं आयात के मूल्यों में अंतर, इसको माइनस करने के बाद फिर हम जो है राष्ट्रीय आय निकालते हैं। तो इसमें देखिए जो फार्मूला दिया है नेशनल इनकम का, ये देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीय आय था राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? तो राष्ट्रीय उत्पाद मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि राष्ट्रीय आय गुणात्मक अवधारणा है। राष्ट्रीय उत्पाद स्टॉक से संबंधित है, वही राष्ट्र आय और प्रवाह को संबंधित है, राष्ट्रीय प्रवाह संबंधित है। देखिए, राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट में क्या क्या है? तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं में मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अभी डिफरेंशिएशन है, यहाँ से पता कर लेना। स्टॉक क्या है? स्टॉक से अभिप्राय समय में किसी निश्चित बिंदु पर एक चर के मूल्य से है, यह एक स्थैतिक अवधारणा है। स्टॉक में समय काल निश्चित नहीं होता, इसे समय के किसी निश्चित बिंदु द्वारा मापा जाता है। और स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता है।
अब देखिए उदाहरण में जो है राष्ट्रीय संपत्ति, श्रम बल और लेबर फोर्स, पूंजी और बैंक जमाएं आदि इस पे देखते हैं हम। अब दोस्तों देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो है क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको देख लो। वर्ष 1931 में VKR राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि में राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। एक प्रश्न देखो यहीं से बन गया कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जनक कौन है, यह है राव साहब हैं। पूरा नाम इनका देखिए यहाँ पे है VKR राव। तो देखिए प्रश्न ऐसी जगह से उठा के बनाता है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कौन है, तो यह हो जाएंगे राव साहब। ये सब प्रश्न ध्यान रखिए, कई बार होता है इधर से ना पूछे, लेकिन यहाँ से पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक कौन है, तो यह हो जाएंगे VKR राव। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी द्वारा 1863 में किया गया था और अपनी पुस्तक में लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों लिखे हैं इन्होंने, कभी आप सबने ध्यान दिया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसका क्या मीनिंग था? तो दोस्तों इसके बारे में देखो मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा आप सबको कि देखिए ब्रिटिश तो यहाँ भी रूल कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक वर्ड लिखा है अन ब्रिटिश। क्या लिखा है? अन ब्रिटिश। तो अन ब्रिटिश का मतलब ये था कि जो इनका ब्रिटिश में अपने देश में रूलिंग की प्रक्रिया थी वो अलग थी, और यहाँ पे जो रूलिंग की प्रक्रिया थी वो अलग थी। वहाँ जिस टाइप से रूल कर रहे थे अपने देश के हित के लिए कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ जो उनकी रूलिंग थी ये अपने देश के अहित में थी। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे क्या नाम रखा है, अन ब्रिटिश। याद रखिएगा अन ब्रिटिश। नहीं तो लिख सकते थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा था, उन्होंने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस डिफरेंस को समझिएगा कि रूलिंग तो वही कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पे अन ब्रिटिश रूल था वही हमारे पॉवर्टी का बहुत बड़ा कारण था। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। और पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है कि वर्ष 1863 में उन्होंने पहली बार प्रयास किया था देने का, और उनके द्वारा है लिखित बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उस समय उन्होंने 20 रुपये बताया था। इस सब चीज़ों को आप सब ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 1989 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, क्योंकि यही महालनोबिस मॉडल ही तो चला था अपने यहाँ इसमें क्या नाम प्लानिंग कमीशन में। तो राष्ट्रीय आय समिति PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया। इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की संरचना का निर्माण हुआ और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना की गई। अब याद रखिएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न यहाँ से भी उठेगा कि स्वतंत्रता के पश्चात भाषा 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब वही बोलेंगे राष्ट्रीय आय समिति गठन प्रथम बार कब हुआ, तो 1949। इसकी अध्यक्षता में कौन थे, तो PC महालनोबिस थे। और इस समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का निर्माण हुआ और CSO की स्थापना की गई। वर्ष 1954 की स्थापना की घोषणा के बाद केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1955 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पक्षों की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अब देखिए अगेन इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिकल डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 जून को PC महालनोबिस के जन्मदिवस मनाया जाता है। ये भी एक प्रश्न बन जाएगा। दोस्तों देखिए बुक मैं भी रीडिंग कर रहा हूँ, बुक आप भी रीडिंग कर सकते हो, लेकिन बुक रीडिंग करते समय हमें ये ज्ञान नहीं रहता कि प्रश्न बनते कहाँ से। लेकिन जो आदमी अनुभवी है, एग्ज़ाम दे चुका है, एग्ज़ाम में बैठ चुका है, उसको पता है कि प्रश्न बनते कहाँ से है और बनने की संभावना कहाँ से है। तो मैं आप सबको वही इंगित कर दूँगा। बाकी बुक तो आपको लेकर के इसकी सेल्फ रीडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा मेन मोटो यही है कि आपको वो चीज़ें हाईलाइट कर दें कि जहाँ से प्रश्न बनता है। और दोस्तों अगर ये अच्छा लग रहा हो तो इसको आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ से कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी, और वीडियो को आप सब लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को PC महालनोबिस के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। और वर्ष 2000 में C रंगनाथ जी की अध्यक्षता
में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने के लिए सुझाव देना था। अब देखिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया और सुरेश तेंदुलकर को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदला गया और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सुरेश तेंदुलकर थे। यह कई बार PCS IAS में स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उस समय पहले पढ़ दिया था इसको। अब देखिए इसका जो सीक्वेंस वाइज पढ़ना वो देख लीजिए। इसमें देखिए स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है। यहाँ से देख लीजिए कि स्टॉक से अभिप्राय समय किसी निश्चित बिंदु एक चर वेरिएबल मूल्य से और एक स्थैतिक अवधारणा है। अब प्रवाह से अभिप्राय है कि एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से एक गतिशील अवधारणा से है। एक यहाँ स्थैतिक है और एक गतिशील से है। स्टॉक का समय काल निश्चित नहीं होता, इसे किसी निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। इसे समय के किसी निश्चित बिंदु मापा जाता है। प्रवाह का समय काल निश्चित होता है, प्रति घंटा, प्रति माह और प्रति वर्ष के रूप में मापा जाता है। स्टॉक प्रवाह प्रभावित करता है पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता है। और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना अधिक होता है, लोगों के पास धन का स्टॉक उतना ही अधिक होता है। अब इन उदाहरण देखिए, राष्ट्रीय आय श्रम बल, पूंजी बैंक जमाएं, और राष्ट्रीय आय मुद्रा व्यय और पूंजी निर्माण। ये दोनों डिफरेंसेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप सब 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य बन जाएगा। पूरा प्रश्न बनेगा मेंस के लिए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय के मापने की विधियाँ क्या क्या हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित 3 विधियों से मापा जाता है। कई बार यही कुजनेट्स का नाम ही पूछ लिया जाएगा। तो यह राष्ट्रीय आय के मापने का तरीका बताया। राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ, पहला देखिए उत्पादन हो गया, दूसरा आय, तीसरा व्यय। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय आय में देखिए तीनों आ गए, और इसमें देखिए इन्होंने जो बताया कि शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से प्राप्त शुद्ध आय बराबर क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आय है। ये तो इनकी डिफिनीशन है, यहाँ से देख लेना, मतलब कैसे इसको निकालते हैं। अब देखिए उत्पादन या मूल्यवर्धित विधि में क्या है, तो कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया। इस पद्धति के अंतर्गत देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मौलिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, और इसके योग को अंतिम उत्पाद के योग कहा जाता है। यह वास्तव में सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाता है। इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। अब राष्ट्रीय आय वास्तव में साधन लागत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्यों में विदेशों से आर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है, मूल्यह्रास को घटाया जाता है। अब देखिए मध्यवर्ती उपभोग में क्या आ गया। इसमें गैर कारकों की आगतों के मूल्य से है। सभी आगतों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी के कारक आगत के अतिरिक्त होती है, इसको गैर आगते कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर आगते कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि में देखिए प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, वस्तु अथवा सेवा को प्रत्येक स्तर पर की गई मूल्य वृद्धि के मापने राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। देखिए अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड माध्यमिक उपभोग। अब दोनों में देखिए इसमें विक्रय है, स्टॉक परिवर्तन है, फिर घरेलू बिक्री निर्यात है, घरेलू बिक्री और निर्यात है। लेकिन माध्यमिक उपभोग में क्या क्या है, घरेलू उपभोग और आयात को आ जाता है। तो याद रखिएगा इसमें निर्यात को रख दिया है, इसमें क्या है, आयात को है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है बस उसको आप सबको ध्यान देना है। अब इसमें देखिए किस ढंग से निकालते हैं, तो स्टेप 1 में देखिए वैल्यू एडेड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब मूल्य समृद्धि अंतिम उत्पाद का मूल्य माइनस माध्यमिक उपभोग में जो खर्च हुआ। स्टेप 2 में है मूल्य समृद्धि में सकल मूल्य वृद्धि बाजार मूल्यों पर माइनस सकल घरेलू उत्पाद। स्टेप 3 में है सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत, आय। तो इस टाइप से देख लेना कि इसका जो है कि कई बार पूछा नहीं जाता, बट आपको आइडिया के लिए है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब देखिए आय विधि में क्या है, देखिए आय विधि में इनकम मेथड में क्या है, इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा व्यावसायिक उत्पादों पर शुद्ध मौद्रिक आय का योग प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर बावले और रामकृष्ण का आय गणना की विधि के अंतर्गत आयकर देने वाले सभी व्यक्तियों को आय को जोड़ा जाता है। ऐसा करने के कभी कभी देश के विभिन्न आय वर्गों के व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है तथा उनकी आय के आधार पर देश की कुल आय का अनुमान लगाया जाता है। मतलब एक शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं कैसे हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन इसको दोस्तों 2 से 3 बार आपको पढ़ना अवश्य है, क्योंकि तभी इसके सारी चीज़ें दिमाग में आके बैठ। अब आय विधि देखिए इनकम मेथड, इसमें कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, परिचालन अधिशेष और मिश्रित आय, वेतन या मजदूरी देखिए इसमें जोड़ दिया जाता है। फिर प्रत्यक्ष आय और नगद भुगतान इसमें रहता है। बाकी देखिए अन्य लाभ है इसमें। और परिचालन में देखिए किराया है, रॉयल्टी है, लाभ है। लाभ में देखिए निगम कर, लाभांश और निर्धारित आय। और मिश्रित में छोटे व्यापारियों से होने वाली आय, छोटे व्यापारियों से होने वाली आय। अब देखिए इसमें फार्मूला दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए भारत के सामान्य निवासी तथा भारत के गैर निवासी कुछ उदाहरण। तो नॉर्मल रेसिडेंस इन इंडिया और नॉन रेसिडेंस इन इंडिया। तो भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, भारत में स्थित जो भारत में है और विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, और विभिन्न देशों में से कनाडा जापान स्थित भारतीय दूतावासों में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय में काम करने वाले स्थानीय लोग, और भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF के कार्यालय में काम करने वाले विदेशी, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय, और भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी, भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक, और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में काम कर रहे विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, शेष विश्व में भारत के राजदूत, और भारत में शेष विश्व के राजदूत। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न अवश्य बनता है मेंस में। अब आगे देखिए घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। तो घरेलू आय में क्या है, यह साधन देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल योग है, भले ही यह आय निवासियों द्वारा सृजित की गई हो अथवा गैर निवासियों द्वारा। यह देश के, अब राष्ट्रीय आय में क्या है, देश के निवासियों द्वारा सृजित कारक आय का कुल योग है, भले ही आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की गई हो अथवा शेष विश्व में। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कारक सम्मिलित नहीं होती, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सब। अब से देखो शुद्ध लिखा है, उसमें टैक्स और जो चार्जेज होते हैं उनको काट करके जो जोड़ा जाता है उसको शुद्ध लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उसको शुद्ध लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर। दोस्तों और जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं आप सिविल सर्विसेज के, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। देखिए कई एग्जाम तो वनडे एग्जाम के लिए उधर हैं, लेकिन यहाँ सब ये सारे प्रश्न आपको मेंस में बटेंगे, इसलिए इन सब प्रश्नों को आपको अवश्य ध्यान देना है। साधन आय और हस्तांतरण आय अर्थ है, इसका अभिप्राय उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाने वाली आय से है, और इसका अभिप्राय बिना किसी उत्पादन सेवाओं को प्रदान किए प्राप्त होने वाली आय से है। अब प्रकृति में देखिए यह राष्ट्रीय आय और घरेलू आय दोनों सम्मिलित होती है। यह न तो राष्ट्रीय आय में न ही घरेलू आय में सम्मिलित होती है। अवधारणा में क्या है, अर्जित आय अवधारणा है, जबकि यह संप्राप्ति संबंधी अवधारणा है। प्राप्ति में उत्पादन के साधनों द्वारा प्राप्त होती है, यह सामान्यतः परिवार एवं सरकार से प्राप्त होती है। उदाहरण में यहाँ किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, यहाँ छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भवन इत्यादि। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, 1-2 से बार पढ़ लेंगे तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। अब देखिए व्यय विधि, क्या विधि है, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि में व्यय विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर, उपभोग की जाती है या बचत पर। अतः राष्ट्रीय आय का कुल उपभोग और कुल बचतों का योग होती है। इस विधि से आय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं की आय तथा उनकी बचत संबंधी आंकड़ों से उपलब्ध होना आवश्यक होता है। चूँकि इस प्रकार के सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इस विधि का उपभोग सामान्यतः कम किया जाता है। अब देखिए भारत में उत्पादन विधि
तथा आय विधि से प्राप्त आंकड़ों को राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। CSO द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े करेंटली प्राइसेज एंड स्थिर आधार वर्ष जैसे कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस पर जारी किए जाते हैं। स्थिर मूल्यों का सकल घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन आधार वर्ष 2004 को बदलकर आपको 2011-12 कर दिया गया है। ये आप सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है कि अभी आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। अब देखिए व्यय विधि में क्या क्या है। व्यय विधि में देखिए व्यक्तिगत अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल निर्यात। तो स्टेप 1 में देखिए सकल घरेलू उत्पाद प्लस व्यक्तिगत अंतिम प्लस सरकारी अंतिम प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस निवल आयात, ये सारे स्टेप 1 में आते हैं। स्टेप 2 में देखिए क्या आ जाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल कर प्लस विदेशी अर्जित शुद्ध आय इक्वल टू निवल राष्ट्रीय उत्पाद और साधन लागत आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आगे की श्रृंखला इसकी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।